Yes, yes. Go ahead. ओके, आज का अपना जो टॉपिक है वो है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। जी जैसा कि इस एक्ट के अंदर है मेंटेनेंस, वेलफेयर, पेरेंट्स और सिटीजन, ये चार चीजें इंपॉर्टेंट है। जो सीनियर सिटीजन है अपने यहाँ, जो इंडिया है, इंडिया के अंदर सीनियर सिटीजन के लिए एज सच कोई लॉ नहीं है कि सीनियर सिटीजन कोई परेशान हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये 2007 के अंदर 29 दिसंबर 2007 इस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया था। जहां पर भी सीनियर सिटीजन और जहां पर भी पेरेंट्स के साथ में किसी भी टाइप का टॉर्चर होता है, मान लो उनको खाने के लिए नहीं दे रहे, उनको रहने के लिए नहीं दे रहे, या फिर किसी भी टाइप का टॉर्चर हो रहा है उनको, तो वो सीधा का सीधा इस एक्ट के अंदर कवर अप होता है सीनियर सिटीजन्स के लिए और पेरेंट्स के लिए। बेसिकली इस एक्ट के अंदर मेंटेनेंस और वेलफेयर पे ज्यादा फोकस किया है। जो मेंटेनेंस है, उनको, जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको मेंटेनेंस मिलेगा, अपने रेजिडेंस का मेंटेनेंस मिलेगा, फूड के लिए उनको मेंटेनेंस मिलेगा, उनको अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मेंटेनेंस मिलेगा, सीनियर सिटीजन और पेरेंट्स को। ओके और इस एक्ट के अकॉर्डिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पावर है जो एसडीएम को दी हुई है, क्योंकि इस एक्ट के अंदर जो भी प्रोसीडिंग्स होती है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसका जुडिक्शन एसडीएम को होता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को होता है। तो ओके उसको इस एक्ट के अंदर इवन अपने जो बच्चे हैं, जो मतलब सन है, ग्रैंडसन है, ग्रैंड डॉटर है, उन सबको एविक्ट करने की पावर दी हुई है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। जो पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन एविक्ट कर सकते हैं उनको। ठीक है, इस एक्ट के थोड़े की फीचर्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी अपने माता पिता को या कोई भी सीनियर सिटीजन को यदि ऐसे ही कहीं पे छोड़ देता है, किसी ऑर्फन हाउस में जाके छोड़ देता है, मान लो कहीं पे भी जाके छोड़ के आ गया, तो भी उसको 3 महीने की सजा होगी और उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी पेटिशंस होती है, उसका डिस्पोजल बहुत जल्दी होता है, विद इन 90 डेज में होता है इस एक एक्ट एक के क्वेश्चन था अकॉर्डिंग। राहुल जी, इफ आई हाँ मे, कपिल। एक क्वेश्चन था। तो हाँ एक प्रिलिमिनरी क्वेश्चन एक सामने आ रहा है कि सीनियर सिटीजन्स और पेरेंट्स किन को कहेंगे? व्हाट इज द डेफिनेशन? क्या इनकी भाई, डेफिनेशन सीनियर एक है? सिटीजन तो जो अबव 60 है। ओके ओके ठीक है, जो इसके सेक्शन 2 है उसके अंदर डेफिनेशन में प्रोवाइड किया हुआ है कि सीनियर सिटीजन अबव 60 होगा। और पेरेंट्स की भी डेफिनेशन दी हुई है, जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों से परेशान है, या जो बच्चों से या अपने पोतों से जिससे भी परेशान है, तो वो इस एक्ट के अंदर कवर अप होते हैं। तो पेरेंट्स में कौन कौन आएंगे? मैटरनल पैटर्नल पेरेंट्स भी मतलब इंक्लूड होंगे, या आपके जो एक्चुअल पेरेंट्स हैं वही एक्चुअल इस? जो आपके पेरेंट्स होंगे वो ही इंक्लूड होंगे। वो उन सब बातों पे मैं थोड़ा सा 5 मिनट बाद आगे आ जाऊंगा, उन सब बातों पे कि डॉटर इन लॉ के लिए क्या होगा और उन सब के लिए क्या होगा। तो थोड़ा सा मैं इसका की फीचर बता देता हूँ कि एक्ट 2007 में गवर्नमेंट ने क्यों बनाया। क्योंकि इससे पहले ऐसा नहीं है कि मेंटेनेंस नहीं मिलता था, इससे पहले भी मेंटेनेंस मिलता था। बट इस एक्ट को बनाने के पीछे गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का? एक तो इसके अंदर जो भी पेटिशंस होती है वो बहुत ही जल्दी डिसाइड हो जाती है, विद इन 90 डेज के अंदर इसके अंदर पेटिशन डिसाइड हो जाती है। ठीक है, इसके अंदर एडवोकेट्स अलाउ नहीं होते हैं। इसके अंदर सीनियर सिटीजन को या तो खुद को आना पड़ेगा, या सीनियर सिटीजन किसी को भी ऑथोराइज कर सकता है जो सीनियर सिटीजन के बिहाफ पे पेटिशन फाइल कर दे। पेटिशन का भी मतलब ऐसा नहीं है कि उनको एक बिल्कुल बहुत सब कुछ पेटिशन में लिखना है। यदि वो एक सिंपल सी एक एप्लीकेशन भी दे देते हैं, कोई भी सीनियर सिटीजन, कोई भी पेरेंट एक सिंपल सी एप्लीकेशन दे देते हैं कि मुझे इस तरीके से परेशान किया जा रहा है मेरे बच्चों के द्वारा, तो उसके ऊपर एसडीएम है वो कॉग्निजेंस ले सकता है। और भी यदि एसडीएम को लगता है कि उसके जुरिडिक्शन में ऐसा कोई ड्रामा क्रिएट कर रहा है कोई बच्चा अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट में, तो वो एसडीएम सुमोटो कॉग्निजेंस भी ले सकता है। उसके पर पास में इतनी तक एप्लीकेशन पावर जो है है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग। एप्लीकेशन जो है वो प्लेन, बिल्कुल मतलब प्लेन पेपर पे दी जा सकती है, किसी लीगल पेपर पे बिल्कुल ही देना बिल्कुल दी जरूरी जा सकती है, बिल्कुल दी जा सकती है, प्लेन पेपर पे भी आप एप्लीकेशन दे सकते हो। एक चीज और है कि ये एक्ट माइनर के अगेंस्ट में एप्लीकेबल नहीं होता। यदि मान लीजिए कोई बच्चा है वो 21 साल से कम का है, तो उसके अगेंस्ट में आप कोई भी प्रोसीडिंग नहीं कर सकते इस एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है? है, और इस एक्ट के एप्लीकेशन जो जाएगी वो किसके रेफरेंस में जाएगी? एसडीएम के, या किसी अथॉरिटी को स्पेसिफिक अथॉरिटी दे रखी हो कि हाँ भाई
ये अपने अथॉरिटी डिसाइड है कि उसी के अगेंस्ट में हर मतलब उसी डिस्ट्रिक्ट को लेवल पे, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एसडीएम के पास में पावर है, एक ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट किया हुआ है, उस ट्राइब्यूनल के पास में पावर है, उसमें जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो एसडीएम ही होता है, तो वो इस टाइप के मैटर्स को डील विद करता है। ठीक है, ओ, ओ, इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो देखा गया है इंडिया के अंदर कि जो पेरेंट्स होते हैं या जो बहुत थोड़े बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे उनका ख्याल बिल्कुल नहीं रखते, उनको इधर उधर कर देते हैं, तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने एक ओल्ड एज होम की व्यवस्था भी इस एक्ट अकॉर्डिंग की है। एक ओल्ड एज होम होता है, गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ओल्ड एज होम बनवाए, वहां पर ये जो जो भी एग्रीड सीनियर सिटीजन होता है वो वहां पर डायरेक्ट भी जाके रह सकता है, उसके अंदर सारी फैसिलिटीज उसको गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड होती है, ओल्ड एज होम। एक और है इसके अंदर जो भी कुछ ऑर्डर होता है ट्रिब्यूनल के वहां से जो भी कुछ ऑर्डर होता है उसको एनफोर्स कराने की जो पावर है वो उस कंसर्न पुलिस स्टेशन के एसएचओ के पास में है। यदि आज भी किसी सीनियर सिटीजन को किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम है, पहले तो वो सीधा डायरेक्ट पुलिस को कंप्लेंट करे, पुलिस नहीं मानती है वो ट्राइब्यूनल के पास जाएगा, यदि मान लो ट्राइब्यूनल का भी ऑर्डर हो जाता है तो ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के बाद में वो सीधा उस कंसर्न पुलिस स्टेशन के एसएचओ के पास जा सकता है और उस एसएचओ को बोल सकता है कि ये ऑर्डर मेरे फेवर में है और आप इसकी कंप्लेंट्स करो। ठीक है, इसमें एक चीज और है, सीनियर सिटीजन्स के लिए इस एक्ट के अंदर एक मेडिकल की फैसिलिटी और प्रोवाइड कराई है। मेडिकल की फैसिलिटी कैसे कि आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको थोड़ा प्रेफरेंस दिया जाएगा, यदि आप सीनियर सिटीजन हो तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। मान लो यदि जैसे अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगती है हर जगह जगह, तो सीनियर सिटीजन्स के लिए एक सेपरेट क्यों होगा, उनको किसी के साथ में लगने की जरूरत नहीं है, वो अपना अलग से क्यों कर सकते हैं, वो सब कुछ इस एक्ट के अंदर प्रोवाइड किया हुआ है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इस एक्ट का, वो ये है कि जो सीनियर सिटीजन होते हैं वो किसी भी इन्फ्लुएंस में आके या कैसे भी अपने बच्चों के नाम पर कुछ कर देते हैं, या फिर बच्चे उनसे करा लेते हैं कुछ भी इन्फ्लुएंस करके कि एक कोई गिफ्ट डीड करवा ली कि ये प्रॉपर्टी आप मेरे नाम कर दो, या किसी भी इन्फ्लुएंस में आके यदि कोई सीनियर सिटीजन कर देता है तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग उस एसडीएम के पास में पावर है कि वो उस गिफ्ट डीड को या फिर वो किसी भी डॉक्यूमेंट से ट्रांसफर हुआ हो उसकी प्रॉपर्टी, तो वो उसको वॉइड डिक्लेयर करा सकता है, एसडीएम उसको वॉइड डिक्लेयर कर सकता है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। अदरवाइज एक सिर्फ सिविल कोर्ट के पास में, सिविल कोर्ट के पास ही पावर होती है, अदरवाइज ये आवाज नहीं आ रही बिकॉज उससे क्या है बढ़ रहा है, इट इज द सेम यू नो you at the end you want the breathing should improve dependent on the oxygen. We want the reliance to reduce. और क्या कपिल थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है आवाज में, क्या हो गया? वो क्या दवाइयों के मारे ना कॉन्स्टिपेशन टाइप हो रहा है। ठीक है क्या कपिल मैं कंटिन्यू करूं? हाँ इस एक्ट सर के ये अकॉर्डिंग सर जो ये विल होगा उसको भी आप रिवोक कर सकते हैं क्या? इसमें विल तो वैसे भी उनके डेथ के बाद ही एग्जीक्यूट होता है ना, विल अगर तो मान वैसे लीजिए भी लिविंग किसी भी लिविंग में अगर इसमें विल एक्चुअल बनाया में है इसमें इस एक्ट के अकॉर्डिंग दो वर्ड यूज लिया है, एक तो गिफ्ट डीड लिया है और एक ट्रांसफर डीड लिया है। वो ट्रांसफर डीड में यदि कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुआ है तो उस आप ट्रांसफर डीड को इस एक्ट के अकॉर्डिंग वॉइड डिक्लेयर करा सकते हैं, सीनियर सिटीजन करा सकता है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग उसको वॉइड डिक्लेयर करा सकता है सीनियर सिटीजन। ठीक है, और वो तो कंप्लेंट तो सिटीजन अपनी साइड से करेगा ना कि हाँ मैं भाई एक काम करता हूँ, मुझे मैं 5-7 मिनट में वैसे भी रैप अप कर दूंगा, तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उसके बाद अपन लेते हैं। ठीक है, दो ठीक तीन ओके डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट वो मैं बता देता हूँ। चिल्ड्रन कि ओके आप इसमें जो सीनियर सिटीजन है वो पेटिशन किन किन के अगेंस्ट में फाइल कर सकता है, तो चिल्ड्रन की जो डेफिनेशन है, चिल्ड्रन की डेफिनेशन में एक तो सन इंक्लूड है, डॉटर इंक्लूड है, ग्रैंडसन इंक्लूड है, ग्रैंड डॉटर इंक्लूड है, माइनर को इंक्लूड नहीं किया है। मेंटेनेंस किस चीज का प्रोवाइड कराएंगे इस एक्ट के अकॉर्डिंग? मेंटेनेंस में इंक्लूड है प्रोविजन फॉर फूड, क्लोथिंग, रेजिडेंस, मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट। और जो वेलफेयर है, वेलफेयर का जो मीनिंग है वो है वेलफेयर प्रोविजंस फॉर फूड, हेल्थ केयर, रिक्रिएशन सेंटर एंड अदर अमेनिटीज नेसेसरी फॉर द सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन के लिए जो भी उसके
इंटरेस्ट में जो भी बेस्ट होगा वो उसके बच्चों को करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसके प्रोसीजर की तरफ आ जाते हैं कि इसके एक्ट के अकॉर्डिंग आप पेटिशन कैसे फाइल करेंगे, कैसे क्या जुरिडिक्शन होगा, कितने टाइम में होगा, वो सब कुछ अपन डील विद करते हैं। ठीक है, आपको इसके अंदर जो पेटिशन फाइल करनी है वो पेटिशन आपकी फाइल होगी सेक्शन 5 के अंदर। आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन मैंने आपको जैसे अभी पहले बताया था, या तो सीनियर सिटीजन खुद एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, या फिर वो किसी को अपने बिहाफ पे ऑथराइज कर सकता है कि आप मेरी पिटीशन फाइल कर दीजिए, या फिर जो भी एप्लीकेशन है वो मूव कर दीजिए, या फिर एसडीएम सू मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है तो कि वो हाँ एडवोकेट को नहीं बोल सकता है ना फाइल करने के बिल्कुल लिए? एडवोकेट अलाउ नहीं है इसके अंदर, एडवोकेट को अलाउ नहीं किया है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब की एप्लीकेशन इस तरीके से फाइल होगी। एप्लीकेशन कहाँ फाइल हो सकती है? एप्लीकेशन फाइल हो सकती है जहाँ पर वो सीनियर सिटीजन रह रहा है, या फिर जहाँ पर वो लास्ट रिसाइड किया है उसने। ठीक है, या फिर जहाँ पर उसके बच्चे रह रहे हैं, वहां पर ये एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद में इस एप्लीकेशन को फाइल करने के साथ में कपिल जी, अपन ने कोर्ट में बहुत देखा है कि जो सामने वाला है वो जैसे बच्चे हैं, इसमें एप्लीकेशन बच्चों के अगेंस्ट में फाइल होगी, और मान लो वो सर्विस नहीं होने दे रहा है, उसकी किसी ना किसी तरीके से वो मैनेज करके रखा हुआ है, तो कोर्ट ऐसा नहीं है कि उसका वेट करेगा। कोर्ट इसके अंदर एक्स पार्टी भी डिसाइड कर सकता है, स्पेसिफिकली प्रोविजन दिया हुआ है। कोर्ट इसको एक्स पार्टी भी डिसाइड कर सकता है बिना बच्चों के आए। कोर्ट को लगता है कि हाँ, जो उनके पास में सीनियर सिटीजन आए हैं उनकी पिटीशन बिल्कुल ठीक है, और उसको लगता है कि ये इनके इंटरेस्ट में ही होगी, तो कॉग्निजेंस लेके उसके अंदर मेंटेनेंस का ऑर्डर कर सकता है। और यदि उन्होंने इविक्शन भी सॉर्ट किया होगा तो वो इविक्शन का ऑर्डर भी कर सकता है। अब इस एक्ट का एक और अच्छा फीचर ये है कि इसके अंदर जो प्रोसीडिंग होती है वो एक समरी ट्रायल होता है। समरी ट्रायल है, बिल्कुल आपको आना है कोर्ट के अंदर, आपको एप्लीकेशन मूव करनी है। एप्लीकेशन मूव करते ही कोर्ट उसको सामने जो अपोजिट पार्टी है, जो इनके बच्चे हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगी। यदि उस अपॉर्चुनिटी पे वो आते हैं और अपना स्टैंड रखते हैं तो ठीक है, अदरवाइज कोर्ट विद इन 90 डेज के अंदर इनकी पिटीशन को डिसाइड कर देगी। और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में प्लस 30 डेज, तो वो 30 डेज का भी उसको रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि 30 डेज एक्सटेंड क्यों कर रहे हैं। यदि और इसके अंदर जो भी सीनियर सिटीजन है उनके फेवर में या उनके अगेंस्ट में कोई सा भी ऑर्डर होता है, तो उनको उसकी फ्री कॉपी ट्राइब्यूनल के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, इसके अंदर जो भी एग्रीड पार्टी होती है, जो भी एसडीएम के डिसीजन से जो भी एग्रीड होता है, उसके पास में पावर है, वो विद इन 60 डेज के अंदर अपील फाइल कर सकता है बिफोर डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ पर इसकी अपील फाइल होती है। ठीक है, अब जो एडवोकेट है, एडवोकेट्स के लिए स्पेसिफिकली जो सेक्शन 17 है इस एक्ट का, उसमें ये प्रोवाइड किया हुआ है कि एडवोकेट बीइंग अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं पैरवी कर सकते हैं। इस ट्रिब्यूनल के बिफोर एडवोकेट अपेयर नहीं हो सकते हैं। हाँ, बट एक बेनिफिट ये है, एडवोकेट अपेयर नहीं हो सकता, बट इन्होंने मेंटेनेंस ऑफिसर ये इस एक्ट के अकॉर्डिंग लेके आए कि मेंटेनेंस ऑफिसर अपॉइंट होते हैं, तो मेंटेनेंस ऑफिसर के थ्रू सीनियर सिटीजन अपनी एप्लीकेशन फाइल भी करवा सकता है और उसको आगे परस्यू भी कर सकता है मेंटेनेंस ऑफिसर। ठीक है, अब एक इस एक्ट का ये देखा गया है कि ये एक्ट 2007 का आया हुआ है, बट ना लोगों में इतनी अवेयरनेस है इस एक्ट के प्रति, ना ही सीनियर सिटीजन्स या पेरेंट्स को इस एक्ट के बारे में ज्यादा पता है। बट इस एक्ट के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को ड्यूटी बाउंड किया था कि वो इस एक्ट की पब्लिसिटी करे, वो मीडिया में दे, वो सब जगह बताएं इस एक्ट के बारे में कि ये राइट्स है सीनियर सिटीजन्स के। तो इसमें इनकी लाइबिलिटी को डिसाइड किया है सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग की, ये स्टेट गवर्नमेंट की लाइबिलिटी है, वो सब कुछ चीजें डिसाइड करे। सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग इनको मेडिकल सपोर्ट, जो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से इनको अलग से जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे सीनियर सिटीजन्स को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, उनको अलग से उनके लिए क्यों होगा, वो सारी उनको मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और है, यदि किसी भी प्रोविजन और किसी भी चीज का यदि वायलेशन किया जाता है बच्चों के द्वारा या किसी के भी द्वारा, तो एसडीएम के पास में पावर है, वो सुमोटो कुछ भी कर सकता है उन बच्चों के अगेंस्ट में, यदि उसे प्रेमा फसा लगता है कि वो अपने पेरेंट्स को या फिर सीनियर सिटीजन को परेशान कर रहे हैं। ठीक है, एक 2 मिनट और लूंगा कपिल जी में। और एक चीज और है, इसमें जो मेंटेनेंस है उस मेंटेनेंस की लिमिट है वो अप टू 10,000 है ओनली। ओके, पर मंथ? आप
पर मंथ आपको 10,000 से ऊपर मेंटेनेंस नहीं मिल सकता। मेंटेनेंस आपको अप टू 10,000 ही मिलेगा। पर क्या हुआ सर था बट कि जो एविक्शन की सर मैं जो बस दो एविक्शन मिनट की मैं बस पावर 2 मिनट लूंगा, बस ओके मैं दो ओके मिनट लूंगा मैं। हाँ, श्योर श्योर ये अप टू 10,000 हो गया। इसके बाद में मैम क्या हुआ कि इसके अंदर थोड़े से लूपहोल्स हैं इस 2007 वाले एक्ट के अंदर। तो 2019 में एक अमेंडमेंट बिल आया, इसी एक्ट के नाम से आया, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन अमेंडमेंट बिल 2019, और वो लोकसभा में पेश भी हो गया था। बट वो अभी उसको स्टैंडिंग कमेटी में रेफर किया हुआ है थोड़े और एक्सप्लेनेशंस के लिए। उसमें ये था कि जो इसकी अपर लिमिट है 10,000 वाली, वो अपर लिमिट को हटा दिया जाएगा। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि कितनी अर्निंग्स हो रही है, कितना उसका स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड के ऊपर डिपेंड करता है मेंटेनेंस, उस हिसाब से मेंटेनेंस दिया जाएगा। 10,000 की लिमिट को अब हटा दो। इसके अंदर एक और है जो 2019 में जो ये बिल आया, इसके अंदर यदि सीनियर सिटीजन को एक एब्यूज किया जाता है, मान लो कि कुछ भी उनको मेंटल या फिजिकल तरीके से, या वो एब्यूज के अंदर बहुत सारी चीजें, किसी भी तरीके से उनको एब्यूज किया जाता है, तो भी सीनियर सिटीजन इस एक्ट के अकॉर्डिंग एसडीएम के यहाँ पे एप्लीकेशन मूव कर सकता है। एक जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या प्राइवेट जो भी रजिस्टर्ड सोसाइटीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट उनको अप्रूव करेगा, वो भी एक ओल्ड एज होम अपना बना सकते हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए। इस 2019 वाले बिल में ये सारी चीजें नहीं है। और एक एक और 2019 वाले बिल में है कि जितने भी पुलिस स्टेशन होंगे, उन पुलिस स्टेशन में सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग से एक डेडिकेटेड ऑफिसर रखा जाएगा, जो सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन से रिलेटेड मैटर ही देखेगा। तो ये सब कुछ सीनियर सिटीजन्स और पेरेंट्स के लिए बनाया गया है, बट लोगों में मेरे ख्याल से अवेयरनेस इसकी कम है, इसलिए इसका थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंटेशन कम होता है। बट एक और चीज मैं इसके साथ में आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर क्या हुआ था कि जब 2007 वाला एक्ट आ गया, तो जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं, वो डॉटर इन लॉ, जो उनकी बहू होती है, उसको इविक्ट करने के लिए इसके अंदर पेटिशंस फाइल होने लग गई। तो अच्छा। जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उन सब का डिफरेंट व्यू है अभी तक तो, कि डॉटर इन लॉ को आप इसके अंदर इविक्ट कर सकते हो या डॉटर इन लॉ को आप इसके अंदर इविक्ट नहीं कर सकते हो। एक जजमेंट है ये आत्मा सिंह शर्मा वर्सेस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जालंधर, उसमें पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने तो क्लियर माना था कि डॉटर इन लॉ को आप इस एक्ट के परव्यू में आके इविक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ना तो आप उसके अकॉर्डिंग पेरेंट्स हो, आप उसके प्रॉपर पेरेंट्स की डेफिनेशन में आप नहीं आओगे, और ना ही लीगल एयर्स में आओगे आप। एक्चुअल में क्या होता है कि जिन एक सिर्फ सिंगल पेरेंट है, उनके कोई बच्चे नहीं है, बट उनकी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो उनकी जो प्रॉपर्टी है या तो वो उसके बड़े भाई के पास जाएगी या छोटे के पास जाएगी, कोई तो उसका लीगल हेयर होगा ही होगा। तो लीगल हेयर की भी ड्यूटी है कि वो सीनियर सिटीजन को प्रॉपर मेंटेन करे, उसके पूरे वेलफेयर का ध्यान रखे। तो इसमें लीगल हेयर की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी को डिसाइड किया है इन्होंने। और एक जजमेंट और है, जिस जजमेंट के अकॉर्डिंग हर स्टेट के पास में अलग अलग पावर्स हैं रूल्स बनाने की इस एक्ट के ऊपर, ठीक है। तो कई स्टेट्स ने एविक्शन की पावर को स्पेसिफाई किया हुआ है, कई स्टेट्स ने एविक्शन की पावर को स्पेसिफाई नहीं किया हुआ अपने रूल्स में। बट जो एक ये जजमेंट है, उसके अकॉर्डिंग कोर्ट के पास में, एसडीएम के पास में प्रॉपर पावर है, वो सीनियर सिटीजन और पेरेंट्स के वेलफेयर के लिए एविक्शन कर सकता है। तो इस हिसाब से मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट है। आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ये जजमेंट कब का जो आप बता रहे हो लेटेस्ट? सॉरी, ये जजमेंट कब का है? ये जजमेंट 2014 का है, उसके बाद फिर 2019 का भी आया हुआ है राजस्थान हाई कोर्ट। अच्छा। और दिल्ली हाई कोर्ट में तो क्या है कि दिल्ली के अंदर तो स्पेसिफिक रूल्स हैं इविक्शन के, फिर भी कोर्ट ने यही माना है कि उनके वेलफेयर के लिए और उनके प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि मेंटेनेंस में एक रेजिडेंस को इंक्लूड किया हुआ है, तो जहां पर रेजिडेंस इंक्लूड है तो एसडीएम के पास में पावर है कि वो उनके प्रॉपर रेजिडेंस के लिए उनके बच्चों को इविक्ट कर सकता है। इसलिए इविक्शन की पावर इस एक्ट के अकॉर्डिंग एसडीएम के पास में है। और एसडीएम की जो पावर है वो दैट इज सो मोटो, आई मीन विदाउट इवन मेकिंग एन एप्लीकेशन बाय द सीनियर सिटीजंस और पेरेंट्स, द एसडीएम कैन हैव। एसडीएम कर सकता है, लेकिन इविक्शन के लिए तो आपको प्रॉपर प्रेयर सॉर्ट करनी पड़ेगी। एसडीएम एक लिमिट तक कर सकता है कि हाँ उनका वेलफेयर नहीं हो रहा है, उनको प्रॉपर प्रॉपर मेंटेन नहीं किया जा रहा उनको, तो उस हिसाब से एसडीएम कर सकता है सुमोटो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5।
सर कोई प्रूफ भी तो करना होगा ना कि आप प्रॉपर मेंटेन नहीं कर रहे हो और बस जस्ट मैम गोइंग एक्चुअल बाय में द क्या है, वर्ड्स। प्रूफ बिल्कुल बिल्कुल इसमें प्रूफ करने के लिए जो सीनियर सिटीजन है या पेरेंट्स हैं वो खुद एसडीएम के सामने जाते हैं। इसी कारण इसके अंदर बट एडवोकेट्स को इवन इफ दे आर नहीं रखा गोइंग, गया है। even if they are going, so it's just कि एक का word against some other किसी और का, just your words against my words ना, कि because you're not proving anything, just what I'm हम्म stating it is correct. तो मैडम So वो तो this फिर is not एसडीएम का मैम वो तो डिस्क्रिशन होता है। बट ये सीनियर सिटीजन के वेलफेयर के लिए ही है, तो एक बार आप मान के ही चले कि सीनियर सिटीजन के बेनिफिट के लिए एसडीएम के पास में पावर है, तो वो उसके बेनिफिट के लिए ही करेगा सब कुछ। सर। और आप जो एविक्शन का बोल रहे हैं, अगर सेल्फ ओन प्रॉपर्टी है, मान लीजिए कि ना आपकी जो प्रॉपर्टी थी दादा उन जमानों उनकी, दैट इज नॉट दैट प्रॉपर्टी है ना, जो बच्चे हैं दे आर लिविंग एट देयर ओन हाउस एंड नाउ दे हैव ब्रॉट देयर पेरेंट्स एंड फिर नाउ दे आर गोइंग टू फाइल दिस एप्लीकेशन, सो वो सेल्फ ओन प्रॉपर्टी है। इफ देयर चिल्ड्रंस हैड मेड देयर ओन बाय देयर ओन, तो स्टिल दैट पेरेंट्स कैन नहीं नहीं, एविक्ट दोस यदि उसमें चिल्ड्रन। चिल्ड्रन का कंट्रीब्यूशन है, यदि उसमें चिल्ड्रन का राइट है, तब आप उनको एविक्ट नहीं कर सकते। वो तो आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ही होनी चाहिए, उसमें से ही आप ओके, एविक्ट कर सकते हो। दैट मेक्स तो ये सेंस। 2019 का जो बिल आया है उसमें और भी पावर्स दिए हैं एसडीएम को, तो वो सब कुछ दिया हुआ है। हाँ सुधांशु, आप कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे अगर किसी पेरेंट्स ने मतलब गिफ्ट डीड के थ्रू कहीं से अपने को कुछ मतलब किसी के सपोज एक मदर हैं, उन्होंने एक गिफ्ट डीड के थ्रू किसी प्रॉपर्टी का अपना पार्ट एक किसी चिल्ड्रन के साथ में रजिस्टर्ड करा दिया है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है उसका, रजिस्ट्री करा दिया है, अब उसमें कोई डिस्प्यूट होता है तो क्या पेरेंट है वही जाएगा एसडीएम के पास में, या फिर ऐसा हो सकता है कि मतलब अपन एक तरीके से कह सकते हैं कि फोर्सफुली उनको किया गया था कि नहीं आप हमारे ये प्रॉपर्टी का पार्ट है या हमारे नाम कीजिए। पेरेंट्स तो बिल्कुल जा ही सकते हैं, पेरेंट्स तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग एसडीएम के पास में भी जा सकते हैं। अदरवाइज किसी भी ट्रांसफरी डॉक्यूमेंट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कराना है आपको, या गिफ्ट डीड को आपको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कराना है, तो आपको उसके लिए सिविल कोर्ट आना पड़ता है। और सिविल कोर्ट जब आओगे तो आप कोर्ट फीस भी देनी पड़ेगी, और भी नहीं, बहुत हाँ, सारी फिर चीजें वो तो होती फिर हैं, वो तो complaints सिविल आपको वाला ही करनी पूरा पड़ती है। प्रोसीजर है। बट इस एक्ट के अकॉर्डिंग आपको इतनी कोई भी कंप्लेंट्स करने की जरूरत नहीं है। हाँ सिंपल आपको आके बताना है कि किस तरीके से आपके साथ में फ्रॉड हुआ है, किस तरीके से इन्फ्लुएंस में आके ये आपसे कोई भी ट्रांसफर रिलेटेड डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करवाया गया है। ओके, बट उसमें फर्स्ट पार्टी पेरेंट्स ही होंगे बस, मतलब उनको ही जाना पड़ेगा, अदरवाइज उनके बिहाफ पे कोई जा करके और क्लेम नहीं कर सकता। सॉरी मैं समझा नहीं, मतलब उनके बिहाफ पे कोई जाके ये नहीं कह सकता कि साहब मेरे पेरेंट्स को इस तरीके से इन्फ्लुएंस किया गया, वो इस एक्ट में कवर नहीं होगा, फिर वो नॉर्मल जनरल सिविल में ही कवर होगा वो सारी चीजें। इसमें जो पेटिशंस है ना, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5, इसमें जो पेटिशंस है हम्म ना, वो पेटिशन हम्म सीनियर सिटीजन भी फाइल कर सकता है, सीनियर सिटीजन किसी को ऑथोराइज भी कर सकता है, और सुमोटो उसके अंदर एसडीएम भी कॉग्निजेंस ले सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सीनियर सिटीजन खुद फाइल नहीं कर रहा, किसी और से करवा रहा है तो मेंटेनेबल नहीं होगी, वो मेंटेनेबल है, बिल्कुल मेंटेनेबल है। ओके ठीक भाई है, सीनियर थैंक यू सर। सिटीजन की मजबूरी हो सकती है ना, आज कोई 70-75 साल का आदमी है, वो चल फिर नहीं हम्म सकता, तो वो कैसे आएगा कोर्ट के अंदर, कैसे उसको जस्टिस मिलेगा? ओके। इसमें न्याय मित्र वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता क्या? सॉरी सर? न्याय मित्र का प्रोविजन अप्लाई नहीं होता क्या? सर न्याय मित्र का प्रोविजन, सर इट डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। यदि आप एक्चुअल वे में देखें तो वहां पे न्याय मित्र भी एप्लीकेबल नहीं है, बट प्रैक्टिस के हिसाब से, क्योंकि एक वकील ही होता है जो पेटिशन भी ड्राफ्ट करता है, रिप्लाई भी ड्राफ्ट करता है, तो न्याय मित्र के बिहाफ पे पैरवी अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट नहीं कर सकता। यदि प्रैक्टिस में है वैसा और वो एसडीएम अलाउ कर रहा है तो वो कर सकते हैं। अदरवाइज जो सीनियर सिटीजन या पेरेंट है, उनके पास में एक मेडिकल मेंटेनेंस ऑफिसर जो इस एक्ट के अकॉर्डिंग अपॉइंट होता है, वो उसके थ्रू ये सब कुछ करवा सकते हैं, तो पैरवी कर सकता है उनकी मेंटेनेंस ऑफिसर। क्योंकि एक्चुअल में ये समरी ट्रायल है, बिल्कुल शॉर्ट में होगा सब कुछ। कोर्ट को कोई ऐसा, कोर्ट के पास में पावर सारी है, बट कोर्ट को इतना सब कुछ देखने की जरूरत नहीं। कोर्ट को जो बिल्कुल सीनियर सिटीजन के फेवर में जो प्राइमा फसाई दिखेगा, कोर्ट उसके बेसिस के ऊपर अपना डिसीजन देगा। राइट। बट इसका मिसयूज भी हो रहा है, इसका मिसयूज ये डॉटर इन लॉ के अगेंस्ट में हो रहा है, थोड़ा बहुत मिसयूज हो रहा है इसका।
डॉटर इन लॉ के अगेंस्ट में कर रहे हैं, तो वो अभी तक हाई कोर्ट का ओपिनियन, अलग अलग हाई कोर्ट्स के अलग अलग ओपिनियन चल रहे हैं उसके ऊपर भी। ओके ओके। Sir, तो I have a राजस्थान question. हाईकोर्ट का कोई है इसमें? I have a राजस्थान question. हाईकोर्ट का है? मैम डॉटर इन लॉ राजस्थान हाई कोर्ट का है कि हाँ डॉटर इन लॉ को पार्टी बना सकते हो आप। मतलब मैंने evict नहीं कर पंजाब सकते एंड daughter मैंने in-law ये को। जो एक जजमेंट आपको बताया था, ये Yes. आत्मा सिंह शर्मा वर्सेस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जालंधर, इस Yes. जजमेंट के अकॉर्डिंग पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने माना था कि डॉटर इन लॉ को आप पार्टी नहीं बना सकते हो, उसके अगेंस्ट में आप इविक्शन का ऑर्डर नहीं ले सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। Okay. Because they don't, it doesn't constitute definition of ना वो child, लीगल right? एयर की डेफिनेशन में आती है, लीगल एयर की डेफिनेशन Yes. में ऐसे नहीं आती वो, क्योंकि यदि डॉटर इन लॉ है, आज किसी की प्रॉपर्टी है, तो डॉटर इन लॉ का उसमें राइट नहीं है ना, उसमें राइट तो सन का है या फिर उनके बच्चों Right, का है, right, sir. तो वो Right, लीगल एयर sir. की डेफिनेशन में भी नहीं आती, Okay. इसलिए डॉटर इन लॉ को इंक्लूड नहीं किया था उन्होंने। डाइवोर्स Understood. के केस में क्या होगा सर, अगर पेरेंट्स का जैसे डाइवोर्स हो गया है और मतलब थोड़े एज में जैसे 60-70 के बीच में, और उसके हस्बैंड को पेंशन मिल रही है अच्छी, ठीक है, तो जो मदर है वो किससे क्लेम करेगी, फ्रॉम हर हस्बैंड और फ्रॉम देयर चिल्ड्रन? इसमें चिल्ड्रन से ही करेंगे, हस्बैंड से क्लेम नहीं कर सकते। हस्बैंड से क्लेम करना है उनको कुछ भी, तो फिर वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी आ सकती है कि उनको यदि कोई मान लो प्रॉब्लम है हस्बैंड से, तो वो उस एक्ट में भी एक्सरसाइज कर सकती है अपने राइट्स को। इसमें तो पेरेंट्स ही अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं अगेंस्ट देयर चाइल्ड। नहीं, पेरेंट्स तो है ही है ना सर, हाँ। डाइवोर्स हो गया दैट डजंट मीन कि वो पेरेंट्स नहीं है, पेरेंट्स तो है ही है। नहीं तो नहीं फिर नहीं, पेरेंट्स तो she है, can claim पेरेंट्स तो है, बिल्कुल from पेरेंट्स तो बिल्कुल पेरेंट्स तो है, Okay. पर वो हस्बैंड वाइफ नहीं है ना, हस्बैंड Okay. वाइफ का तो रिलेशन ही खत्म हो गया वहीं पे। ठीक है। I think और he was और- trying to ask कि mother-in-law can file against a son-in-law. Would Not मतलब son-in-law. mother-in-law son-in-law की, हाँ exactly. नहीं नहीं Whether नहीं, mother-in-law can claim from the son-in-law when daughter and son-in-law have been divorced. In that case and scenario, mother-in-law can claim maintenance Oh, no, from he's asking son-in-law. I don't think Post-divorce. so. I'm not sure. I don't think so. No. Mother-in-law can't. No, my doubt is clear, sir. You've told me. And what will happen in case of adoption? Can they Adoption में claim भी apply maintenance होगा। from adopted child? स्टेप फादर भी इसके अंदर कवर अप है, Okay. अडेप्टिव चाइल्ड भी इसके अंदर कवर अप है, Okay. अडेप्टिव चाइल्ड बिल्कुल कवर अप है। Okay. और अभी जो ये It's बिल again- आया हुआ है 2019 का जो ये बिल है, जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, उसमें इसके स्कोप को और वाइड कर दिया गया है। Adoption जो के? इसका स्कोप है वो बहुत बढ़ा दिया है, Okay, अडॉप्शन okay. का और भी बहुत चीजों को बढ़ा दिया है उसके स्कोप को। Okay. इसमें सर एक चीज सर ये अगर I was asking अगर- कि मेंटेनेंस ऑफिसर का रोल एग्जैक्टली कितना होता है, who exactly plays the role of मेंटेनेंस ऑफिसर का रोल, मेंटेनेंस ऑफिसर एक्चुअल में क्या करता है कि ये जो पेरेंट्स हैं उनको किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना हो, यदि मान लो वो कुछ कोर्ट प्रोसीडिंग करना चाह रहे हैं, मान लो वो पुलिस स्टेशन जाने की भी पोजीशन में नहीं है, मान लो वो केस फाइल करने की पोजीशन में नहीं है, मान लो वो केस उन्होंने फाइल कर दिया वो उसको फाइट भी नहीं कर पा रहे, तो ये स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है मेंटेनेंस ऑफिसर को। एडवोकेट्स और नहीं, इसमें ये कोई सोशली पर्सन होता है इसके अंदर, एडवोकेट्स अपॉइंट नहीं होते इसमें। मेंटेनेंस NGO, ऑफिसर में भी कोई सोशलिस्टिक एक पर्सन को ही अपॉइंट कर सकते हैं। कोई एनजीओ का who is willing to offer their services basically. ऐसा एक्ट में तो दिया हुआ नहीं है। अच्छा, वो Act में जो एनजीओ है, एनजीओ एक ओल्ड एज होम सेटअप कर सकते हैं कि वहां पर जो भी सीनियर सिटीजन है, जो भी पेरेंट्स परेशान है, वो वहां पर आके रह ले। और 2019 के बिल में तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को भी इसमें इंक्लूड कर दिया कि वो भी अपना सेटअप कर लें, कि जिससे किसी भी टाइप के पेरेंट्स या सीनियर सिटीजन को प्रॉब्लम है तो वो वहां पे आके रह सकता है। और ये हर डिस्ट्रिक्ट में स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट करें मेंटेनेंस ऑफिसर ओल्ड एज होम, जो ये सीनियर सिटीजन के लिए ओल्ड एज होम है, और वहां पर सारा जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितनी भी फैसिलिटीज है,
वो उनको प्रोवाइड कराएंगे, तो उसमें भी इस मेंटेनेंस ऑफिसर का ही रोल होता है। वो ही ये सब कुछ उसका एग्जामिनेशन करता है, वो ही ये सब कुछ चीजें देखते हैं। बेसिकली इसीलिए मैं मेंटेनेंस समझना चाह रहा ऑफिसर था कि बेसिकली मेंटेनेंस ऑफिसर है जो मेंटेनेंस ऑफिसर का काम है कि सीनियर सिटीजन्स को एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो आप जैसे कोर्ट में केस फाइल करते हो, वकील आपकी जितनी हेल्प करता है, वैसे ही मेंटेनेंस ऑफिसर एक सीनियर सिटीजन के लिए हेल्प करेगा, किसी भी टाइप की हेल्प। प्रैक्टिकली इस एक्ट के अंडर में या फिर गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन के थ्रू किसी को अपॉइंट किए हैं कोई भी डिस्ट्रिक्ट में? फॉर एग्जांपल इफ यू कैन शेयर, मतलब अगर आपके नॉलेज में इस हो कोई। एक्ट के अकॉर्डिंग तो गवर्नमेंट की ड्यूटी है उनको अपॉइंट करना। अब मेरी नॉलेज में नहीं है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये मेरी नॉलेज में नहीं है। एक छोटी सी चीज और, अगर कोई एक मतलब चाइल्ड ही एक है, मैरिड है, अगर वो पर्सन एक्सपायर हो चुका है और उसकी केवल वाइफ है, देन प्रॉपर्टी पूरी एज इट इज है। वाइफ वहां पे है, वो वाइफ भी अभी प्रॉपर जॉब कर रही है, ठीक है। अब इस केस में जो पेरेंट्स हैं वो एविक्शन के लिए फाइल कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि एज पर द एक्ट वैसे तो कर नहीं सकते। डॉटर इन लॉ के मतलब पूरा ये प्रॉब्लम चल रहा है, पूरा जो भी है अमेंडमेंट्स वगैरह उसमें। लेकिन अब सिचुएशन हिसाब से फिर क्या ये मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं या एविक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं? भाई एक्चुअल में क्या है कि मेंटेनेंस को आप है ना, इसको एक तो मॉनेटरी टर्म से मत लो, ठीक है, कि मेंटेनेंस नहीं हो नहीं, गया तो ओवरऑल एक ओवरऑल 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 बिल्कुल हर कर चीज सकते में, हैं। कि मतलब फूड आप के लिए आप देख सकते हैं या आप किसी भी तरीके से जस्ट। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो ये हम्म मेंटेनेंस और ये जो वेलफेयर है ना, इसको मॉनेटरी हम्म टर्म्स में लेने की जरूरत नहीं है, और इविक्शन को भी मॉनेटरी टर्म्स में लेने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ ओके। है? प्रॉब्लम ये है कि जो सीनियर सिटीजन है उसको आज किसी भी हम्म टाइप की प्रॉब्लम होती है। आप इंडिया में देख रहे हो कितने अपन देखते हैं कि ये बूढ़े माँ बाप को कहीं कमरे में ताला बंद करके चले गए, कोई हाँ किसी ने राइट। बाहर निकाल दिया, किसी ने कुछ कर दिया। तो उनके इंटरेस्ट में कोर्ट जो पॉसिबल होता है ना, वो सब कुछ कर सकता है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। चाहे उसको इविक्शन करना पड़े, चाहे उसको मेंटेनेंस करना पड़े, या किसी को अपॉइंट करके। ऐसे एसएचओ है, एसएचओ को यदि किसी भी पेरेंट्स को या किसी भी सीनियर सिटीजन को कोई भी प्रॉब्लम है इस ऑर्डर के आने के बाद, या ये ऑर्डर जैसा भी चल रहा है, ये प्रोसीडिंग चल रही है, तो वो सीधा एसएचओ को बाउंड कर सकता है कि आप देख कर आओ कि वो पेरेंट्स है, वो सीनियर सिटीजन ठीक है या नहीं है। तो इसमें एसएचओ ड्यूटी बाउंड होता है, इसमें एसएचओ की ड्यूटी बांध रखी है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। और हाँ, इसमें मेन एक इंटरिम का भी है कि यहाँ आपने पे पिटीशन फाइल कर दी तो आप इंटरिम मेंटेनेंस भी आप ले सकते हो कोर्ट से। the main objective is the welfare of the senior citizens and the parents. बिल्कुल सेपरेट बिल्कुल प्रोविजन सब जगह दे ही रखे हैं, एविक्शन के लिए भी बिल्कुल रेंट है, और बिल्कुल बाकी मेंटेनेंस के लिए भी जैसे देखा जाए तो 125 सीआरपीसी है, वहां पे भी बिल्कुल आपको बिल्कुल पेरेंट्स के लिए प्रोविजन दे रखा है। बट ये है कि वो बिल्कुल those process take a lot of time, और जैसा कि बिल्कुल रविंद्र जी ने भी बताया था 90 डेज का टाइम पीरियड है, तो वो स्पीडी ट्रायल और जो डिस्पोजल के लिए एफिडेविट है इस एक्ट के अकॉर्डिंग सीनियर सिटीजन के लिए बहुत बेनिफिट है। यदि एक्चुअल में कोई सीनियर सिटीजन इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी प्रोसीडिंग करता है इस एक्ट के अकॉर्डिंग, उसको बहुत कुछ मिल सकता है कोर्ट से, यदि वो बिल्कुल तरीके से इसके अंदर फाइट करे, जी जी। क्योंकि ये बिल्कुल वेलफेयर के लिए बना हुआ है सीनियर सिटीजन के। ठीक बात है। इसमें और भी हम आगे आपसे जानना चाहेंगे रविंद्र जी, बट टाइम इज रनिंग अप, सो आज हाँ का हाँ सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। वी ऑल थैंक यू, आपने अपना वैल्यूएबल नॉलेज यहाँ पे शेयर अरे किया। Thank सर you, सर Ravinder sir. Thank you so much. It थैंक यू was मैडम, really nice session. Very informative. थैंक यू मैडम, थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank Okay. you. Thank you all. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।